سندھ حکومت کے صوبائی وزراء، میئر کراچی مرتضی وہاب صاحب، پاکستان کے مایہ ناز بینکرز اور اس ہال میں موجود انتہائی قابل اور ذہین طلباء و طالبات اور ہمارے کراچی کے دوست ممالک سے تعلق رکھنے والے کونسل جنرلز، چانسلرز، پروفیسرز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے یہاں پر حاضر ہو کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ ابھی آپ نے سنا جناب مراد علی شاہ صاحب نے، جو کہ ایک جوان سال وزیر اعلیٰ ہیں، وہ صوبہ سندھ میں انہی خطوط پر لیپ ٹاپس اور دوسرے جو ترقیاتی وسائل مہیا کرنے کے لیے انہوں نے آپ کو بڑی اختصار کے ساتھ بتایا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ وہ اس معاملے میں الحمدللہ اپنی طرف سے، اپنی ٹیم کی طرف سے بڑی محنت کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے گورنر سندھ جناب کامران قصوری صاحب نے گورنر ہاؤس میں جو نوجوانوں کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کے کورسز کے لیے جو انہوں نے یہاں پر ایک شاندار پروگرام کا انعقاد کیا ہے، وہ یقیناً وہ بھی لائق تحسین ہیں، اور میں شاہ صاحب کو بھی اور آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ طریقہ ہے قوموں کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آج کی اس محفل کے حوالے سے میں اپنی بات آگے بڑھانے سے پہلے جناب امین الحق صاحب کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی وزارت میں بہت محنت سے اس پروگرام کو آگے بڑھایا ہے، اور شہزاد خواجہ صاحبہ کو، اس بچی نے بڑی محنت کی ہے، میں ان کو بھی ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نوجوان اس قوم کے عظیم فرزندوں اور صوبہ سندھ کی، ابھی میں جب ہم لیپ ٹاپ دے رہے تھے تو میں نے اکثر بچوں سے پوچھا کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے، تو اکثریت نے بتایا کہ ان کا تعلق کوئی لاڑکانہ بتا رہا تھا، کوئی سجاول بتا رہا تھا، کوئی کراچی بتا رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ طریقہ کہ ہم اس ملک کے طول و عرض میں اپنے نوجوانوں کو، ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کریں، اور اس کے لیے جتنے بھی وسائل ممکن ہیں ان کے قدموں میں نچھاور کریں۔ یہی وہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی تیزی سے ترقی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ کل اسلام آباد میں نے جو فری لانسرز کے لیے جو پروگرام کا ہم نے آغاز کیا، کیپٹل وینچر، انوویشن اور ووکیشنل ٹریننگ کے لیے، تو وہاں پر میں نے اسٹالز دیکھے نوجوان بچوں اور بچوں کے۔ آپ یقین کریں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے
नौजवानों ने किस तरीके से अपनी मेहनत से कल एक बल्कि 2 स्टॉल्स में उन्होंने जो केले का जो छिलका है इसको कन्वर्ट किया है एक बहुत यूजेबल प्रोडक्ट में, उसको क्लॉथ में बनाया है, उसका प्लास्टिक बनाया है। अब बताइए, फिर एक और स्टॉल में एक बच्ची ने ड्रोन बनाया हुआ था जिसके ज़रिए वो ज़राअत के हवाले से वो खदमात का उन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बनाया। इस तरह अद्वियात के हवाले से और बेशुमार स्टॉल्स थे। तो ये उन्होंने महदूद वसाइल अपने माँ बाप की मेहनत की कमाई से उन्होंने यहाँ तक वो पहुँचे हैं। यकीनन हुकूमतों का, वफाक का, सूबों का अपने अपने ताई उसमें कंट्रीब्यूशन होगी, लेकिन इस मुल्क के तूल अर्ज में जो करोड़ों बच्चे और बच्चियाँ जो इल्म के हसूल के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, जो अपने ख़ानदान का बोझ बांटने के लिए तैयार हैं, उनको वसाइल और अपॉर्चुनिटीज मुहैया ना करना, इससे बड़ा कोई और ना जुल्म हो सकता है ना कोई जुर्म हो सकता है। लिहाजा माजी में जो मैंने बतौर खादिम पंजाब के जो कुछ किया उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। वफाक में वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो किया वो आपके सामने है। अभी शाह साहब ने सिंध के हवाले से जो फरमाया, मैं समझता हूँ कि अब अगले माह हमारी जो टर्म पूरी हो रही है और ये 1 लाख लैपटॉप इंशाअल्लाह ये पिछले बजट का 1 लाख लैपटॉप है 22-23 का। 23-24 में 1 लाख लैपटॉप और उसकी प्रोविजन की गई है और वो इंशाअल्लाह जो भी नई हुकूमत आएगी जिसको अवाम मैंडेट देंगे वो 1 लाख लैपटॉप सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर वो तकसीम करेंगे, जिस तरह आज यहाँ पर हो रहा था। कोई सिफारिश, कोई नेपोटिज्म, कोई रिश्वत नहीं, सिर्फ तालीम मयार है। जिन्होंने A ग्रेड्स लिए हैं, A+ लिए हैं, उनको ये लैपटॉप मिल रहे हैं। साथ एक और शर्त है कि वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ या पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हो, ना कि प्राइवेट इदारों में तो लोग बड़ी महंगी तालीम हासिल कर लेते हैं। ये बच्चे और बच्चियाँ जिनके वालिदैन ने बड़ी मेहनत से उनको पाला पोसा, उनकी मैं समझता हूँ कि हैंड होल्डिंग के लिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है। और आज मैं ये यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर ये तो अल्लाह ताला को इल्म है कि अगले इलेक्शन में किसकी हुकूमत होगी, लेकिन अगर अगले इलेक्शन में अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया, हमारे जो साथी हैं उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाकर आवाम की खिदमत करने का मौका दिया, तो मैं यहाँ पर ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सूबों के साथ मिलकर, शाह साहब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि सूबों के साथ मिलकर 50% सूबे शेयर दें और 50% वफाक शेयर दें और चारों सूबों में वफाक मिलकर 1 लाख 2 लाख नहीं, हर साल 5-10 लाख लैपटॉप पूरे पाकिस्तान में, इससे इनकलाब आएगा। इनक्यूबेटर्स वो इस्टेब्लिश किए जाएँ, वर्कशॉप्स इस्टेब्लिश की जाएँ, इन बच्चों की इनको पूरी तरह इनको हम फैसिलिटेट करें। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये बच्चे जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कौम का मुस्तकबिल की ज़मानत है, ये पाकिस्तान के लिए वो अरबों डॉलर कमा के ले आएंगे जो कि हमारी इंडस्ट्री सनत हिरफत अभी तक वो टारगेट अचीव न कर सकी। आज जहाँ पर बैंकर्स बैठे हैं, मैं इन बैंकर्स का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारे यूथ लोन प्रोग्राम के तहत इन्होंने अभी इन चंद महीनों में 30 अरब रुपए इन्होंने तकसीम किए हैं इन नौजवानों को, जिनमें सिंध, बलूचिस्तान,
पंजाब और KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर सब शामिल हैं। मैं इनका बेहद शुक्रगुजार हूँ, चाहे वो हबीब बैंक के प्रेसिडेंट औरंगजेब साहब हों, चाहे वो पंजाब बैंक के प्रेसिडेंट हैं या सिंध बैंक के प्रेसिडेंट हैं या खैबर बैंक के प्रेसिडेंट हैं या स्टेट बैंक के चेयरमैन, जो भी हैं, मैं उन सब का इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन ये काफ़ी नहीं। अगर देखिए, अगर हमने SMEs के लिए, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज के लिए, अगर हमने मैंडेटरी लोन्स की डिसबर्समेंट के लिए कोई निज़ाम वज़े न किया, तो माफ़ कीजिए, मैं अगर कोई गुस्ताखी करूं तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो फिर बैंक्स आम तौर पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को वो लोन्स दे देते हैं या T-बिल्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ताकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल सेफ रहें, इनकम रहे और कोई रिस्क न लेना पड़े। रिस्क के बगैर तो दुनिया नहीं चलती, रिस्क के बगैर तो ना कोई कारोबार चलता है, ना रेल चलती है, ना कोई माश चलता है, रिस्क लेना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि आज वक्त आ गया है कि हमें बैंकर्स के साथ मिलकर बैठकर बात करें और मैंडेटरी हम उनके ऊपर ये बात लाजिम कर दें कि पूरी उनकी जो पोर्टफोलियो है उसमें यूथ के लिए, नौजवानों के लिए, छोटे किसानों के लिए, छोटे दुकानदारों के लिए इतनी अमाउंट उनको मैंडेटरी उनके ऊपर लाजिम होगा कि उनको डिस्बर्स करें। ये है वो तरीका दुनिया में आगे बढ़ने का। आज ये सब बैठे हैं, इंतहाई मोहतरम लोग हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो $3 अरब जो कि माजी करीब की हुकूमत में 4% पर बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, आज अभी उनको मैं मिलूंगा, वो हमारे सरों के ताज हैं। वो पाकिस्तान के लिए बेपनाह पैदावार करते हैं, रिस्क लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एम्प्लॉयमेंट करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि $3 अरब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे दिया गया, इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? इन बच्चों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? छोटे किसानों का ख्याल क्यों नहीं रखा गया? स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उनका ख्याल क्यों नहीं रखा गया? अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन एक्विटेबल होती तो फिर हम इक्वलिटेरियन सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे होते। मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए कोशिश करनी है, और इंशाअल्लाह ये निज़ाम हम सबको मिलकर इसको हमें शेप देनी होगी ताकि पाकिस्तान तेज़ी के साथ आगे बढ़े और तरक्की करे। आज मैं इस महफिल के हवाले से आप सबका एक मरतबा शुक्रिया अदा करते हुए, और मुझे एक और चीज़ यहाँ पर बड़ी भली लग रही है, बड़ी भली महसूस हो रही है कि यहाँ पर कौमी यकजहती का भरपूर इजहार है किया गया है। यहाँ पे इसका सारा मुजाहरा यहाँ पर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से जो लोग हैं जो कराची में बसते हैं वो मौजूद हैं, कराची के गयूर अवाम मौजूद हैं, अंदरून सिंध के गयूर अवाम मौजूद हैं, और मिलकर ये गुलदस्ता यहाँ पर बैठा है। यही वो तरीका है अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है, यही वो तरीका अगर हमने पाकिस्तान को गुर्बत और बेरोज़गारी से निजात दिलानी है। उसके लिए हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मरबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से निकल चुका। जो बदख्वाह थे वो दिन रात वो अपना जादू टूने कर रहे थे, फूके मार रहे थे कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट कर जाए। लेकिन अल्लाह ताला को इस कौम की बेहतरी मंजूर थी, अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी कि पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। अब हमने अगली सब की तरफ जाना है, अपनी माशी तरक्की के लिए बेसिक रिफॉर्म्स और अपनी इकॉनमी को रीस्ट्रक्चर करना है, जो कि लाजमी है। अभी मैं जहाज़ में आ रहा था तो असद गिलानी मुझे कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब, ये आपको ज़रा वज़ाहत से बताना चाहिए कि ये रीस्ट्रक्चरिंग और ये रिफॉर्म्स क्या होंगी कि अशराफिया बोझ कबूल करे।
بیوہ اور یتیم نہیں، وہ تو پہلے ہی مہنگائی کی طرح بہت دبے ہوئے ہیں۔ اس قوم کا حاری جو ہے وہ پہلے ہی بڑی مہنگائی کے نیچے دبا ہوا ہے۔ اس قوم کا مزدور، اس قوم کی ایک بیٹی نرس، ایک طالب علم، ایک استاد، اگر پاکستان نے ترقی کرنی ہے تو پھر کرپشن کا خاتمہ کرنا ہوگا، بجلی کے بلوں کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، گیس کی جو چوری ہوتی ہے اس کا خاتمہ کرنا ہوگا، تب پاکستان جا کر ایک عظیم ملک بنے گا، محنت اور امانت اور دیانت سے۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ انشاءاللہ یہ ہوگا۔ یہ وہ پروگرام جو ہے SIFC، یہ انشاءاللہ پاکستان کو اس منزل تک لے کے جائے گا جس کے لیے آپ کے عظیم بزرگوں نے بڑی عظیم قربانیاں دی۔ حضرت قائد اعظم کی لیڈرشپ میں یہ پاکستان مارج وجود میں آیا۔ انشاءاللہ وہ خواب ضرور پورا ہوگا۔ آج میں نے عرب نیوز میں ایک آرٹیکل پڑھا ہے، اور وہ ایک پاکستانی نہیں لکھا، وہ کوئی شاید مڈل ایسٹ کا کوئی بڑا نامور وہ لکھاری ہے، اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر IMF کی ڈیل کے بعد اب حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں جس سے کہ پاکستان ترقی کی راستے کے اوپر گامزن ہوا چاہتا ہے۔ یہ انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قوم کے یہ بڑے بچے جو بیٹھے ہیں، جنہوں نے آج، اور یہ بچیاں بیٹھی ہیں جنہوں نے آج یہ لیپ ٹاپس دیے ہیں، یہ انشاءاللہ یہ ہمیں بھی پار لگائیں گے اور پاکستان کو بھی پار لگائیں گے۔ ان کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، پورا یقین ہے، کیونکہ ان کی جوانی، ان کی طاقت، ان کی انرجی، ان کی قابلیت، ان کی محنت انشاءاللہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کی ضمانت ہے۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا یہ نعرہ میرے ساتھ لگائیں: پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔